प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में हमें सार्वत्रिक समुच्चय यूं दिया गया है और इस सार्वत्रिक समुच्चय के दो उप समुच्चय दे रखे हैं, एक ए और दूसरा बी। और इन दोनों प्रश्नों में हमें बायां पक्ष बराबर दिखाना है दाएं पक्ष के। तो पहले तो हमें इन दोनों प्रश्नों में जिन जिन बातों की आवश्यकता है पहले हम उन बातों को ज्ञात करते हैं। जैसे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी डैश, इनको हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं हम ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी समुच्चय क्या होगा? इस समुच्चय में अवयव होंगे 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में उभयनिष्ठ देखो तो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव है 2। अब ज्ञात कर लो ए डैश। तो ए डैश का मतलब होता है यू में से ए को उठा दो। तो यू में ए के जो अवयव है उनको उठाओ। तो ए के अवयव कौन कौन से है यू में? एक तो 2 है, इसको उठा दो। एक 4 है, इसको उठा दो। एक 6 है, इसको उठा दो। एक 8 है, इसको उठा दो। तो इस यू में से यू के जो अवयव हैं उनमें से ए के अवयवों को उठा दो, शेष अवयवों का समुच्चय बना लो, वो समुच्चय बनेगा ए डैश का। तो शेष अवयव कौन से हैं? देखो शेष अवयव है 1, 3, 5, 7, 9। अब ज्ञात करते हैं बी डैश। बी डैश का मतलब यू में से बी को हटाओ। तो यू में देखो बी के कौन कौन से अवयव हैं? तो बी का अवयव है, एक तो है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 7। तो बी के अवयव हटा दिए, शेष का समुच्चय बनाओ, वो समुच्चय बनेगा बी डैश का। तो शेष अवयव है 1, 4, 6, 8, 9। अब ज्ञात कर लेते हैं हम पहले प्रश्न का बायां पक्ष। देखो बाएं पक्ष में हमें क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी का होल डैश। तो जिसका भी डैश ज्ञात करना है उसको यू में से हटा दो। तो यू में से हम क्या हटाएंगे? ए यूनियन बी इसको उठाएंगे। तो यू में देखो ए यूनियन बी के कौन कौन से अवयव हैं? तो ये रहा ए यूनियन बी और ये रहा यू। तो यू में देखो यू में से हटा रहे ना ए यूनियन बी, तो यू में देखने हैं ए यूनियन बी के अवयव। तो अवयव देखो कौन कौन से? एक तो है 2, इसको उठा दो। एक 4, इसको उठा दो। 6, 8, 3, 5, 7, 3, 5, 7। तो यू में से ए यूनियन बी के अवयवों को हटाने के पश्चात जो शेष अवयव है वो कौन से हैं? एक तो 1 है और एक 9। इनका समुच्चय बना लो। ये समुच्चय होगा ए यूनियन बी का होल डैश का। अब ज्ञात करो दायां पक्ष। दाएं पक्ष में क्या है? ए डैश का इंटरसेक्शन लिया गया है बी डैश के साथ। तो ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ अवयव देखो। तो उभयनिष्ठ अवयव एक तो है 1 और एक है 9। तो 1,9। इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से देखो इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं और इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं। मतलब दोनों समुच्चय क्या है? समान समुच्चय है। अब इस समुच्चय का नाम ये है और इस समुच्चय का नाम ये है। तो दोनों समुच्चय समान समुच्चय है, तो दोनों समुच्चयों का नाम लिखो और बीच में बराबर का चिन्ह लिखो। तो ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ज्ञात करो दूसरा प्रश्न। देखो तो दूसरे प्रश्न का पहले बायां पक्ष देखो। बायां पक्ष में हमें क्या ज्ञात करना है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो जिसका भी डैश ज्ञात किया जाता है उसको यू में से हटा दो। तो यू में से हमें क्या हटाना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को हटा दो यू में से। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ही अवयव है 2, इसको उठा दो यू में से। शेष अवयवों का समुच्चय बना लो। शेष अवयव है 1, 3, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9। ये आ गया बायां पक्ष। अब ज्ञात करो दायां पक्ष। दाएं पक्ष में क्या ज्ञात करना है, ए डैश का यूनियन लेना है बी डैश के साथ। तो ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, यूनियन लिखो इनका। तो यूनियन में अवयव आएंगे 1 3 5 7 9। अब बी डैश के अवयव लिखो तो 1 आ गया पहले से, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 6 8 9 आ गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों समुच्चयों को देखो, इस समुच्चय के सभी अवयव यहाँ पर हैं और इस समुच्चय के सभी अवयव यहाँ पर हैं। इसका मतलब दोनों समुच्चय क्या हैं, समान समुच्चय हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये हुआ दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7। तो जब हमने पूरक समुच्चय पढ़ा उस टाइम पर हमने पूरक समुच्चय से संबंधित उसके गुणधर्म देखे थे। गुणधर्मों में हमने ये देखा कि कोई समुच्चय है और उस समुच्चय का उसी समुच्चय के पूरक समुच्चय के साथ यूनियन लेते हैं तब तो हमें मिलता है सार्वत्रिक समुच्चय, और किसी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तब हमें मिलता है रिक्त समुच्चय। तो ए का यूनियन ले रहे हैं ए के पूरक के साथ तो हमें मिलेगा सार्वत्रिक समुच्चय यू। ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए के पूरक के साथ तो हमें मिलेगा रिक्त समुच्चय। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें 5 डैश का मतलब होता है यू। 5 डैश का मतलब यू का इंटरसेक्शन लिया है ए के साथ, यू का इंटरसेक्शन लिया गया है ए के साथ। ए क्या होता है, उप समुच्चय होता है यू का, ए उप समुच्चय होता है यू का। अब यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन लिया गया है यू के साथ, तो इंटरसेक्शन लिया जाए तब तो आता है उप समुच्चय। तो यहाँ पर उप समुच्चय कौन है, ए, तो बराबर क्या आएगा, ए आएगा। और यदि ए का यूनियन ले सार्वत्रिक समुच्चय के साथ तब आता है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय कौन है, सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखो कौन सी कंडीशन है यहाँ पर, यू का इंटरसेक्शन लिया गया है ए के साथ और ए उप समुच्चय होता है यू का, तो ये वाली स्थिति है। तो यहाँ पर बराबर में क्या आएगा, ए आएगा। यू डैश का मतलब 5 का इंटरसेक्शन लिया है ए के साथ, तो रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब हमें हमेशा एक रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में सार्वत्रिक समुच्चय यू समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। मतलब समतल में हम जितने भी त्रिभुज बना सकते हैं उन सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है उस समुच्चय को इस प्रश्न में सार्वत्रिक समुच्चय माना है। और एक समुच्चय ए दे रखा है और ए किस प्रकार समुच्चय देखो, ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। समुच्चय ए किस प्रकार का है, समुच्चय ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। 60 डिग्री से भिन्न है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 60 डिग्री का कोण नहीं है। इस बात को और क्या लिख सकते हैं, इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक कोण 60 डिग्री का नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अब यहाँ पर ये जो समुच्चय हमें दे रखे हैं ये समुच्चय रोष्ट रूप में नहीं है, तो फिर इनका यहाँ पर इस समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें सार्वत्रिक समुच्चय यू को असंयुक्त समुच्चयों में विभाजित या असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ना होगा। अब असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ें तो उन असंयुक्त समुच्चयों में एक ऐसा असंयुक्त समुच्चय होना चाहिए जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। अर्थात समुच्चय ए उन असंयुक्त समुच्चयों में उपस्थित होना चाहिए। अब इस यू को असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ें, उससे पहले ये जो समुच्चय यहाँ पर ए दे रखा है
इस समुच्चय में देखो एक शब्द आ रहा है और वो शब्द है कम से कम। एक शब्द यहाँ पर जो काम में आ रहा है वो शब्द है कम से कम। इस शब्द की जगह एक दूसरा शब्द भी काम में लिया जाता है, वो शब्द है न्यूनतम। दोनों शब्द एक ही, दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है। अब यहाँ पर ये जो शब्द आ गया कम से कम, यहाँ पर जो समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए में कौन सा शब्द आ रहा है? कम से कम। इसका मतलब ये होगा कि ये जो समुच्चय ए है, यह समुच्चय ए दो या दो से अधिक समुच्चयों से मिलकर बना हुआ है। इस समुच्चय में कौन सा शब्द आ रहा है? कम से कम। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो समुच्चय ए है, यह समुच्चय ए दो या दो से अधिक समुच्चयों से मिलकर बना हुआ है। अब वो दो या दो से अधिक समुच्चय हैं कौन से? तो उनको ज्ञात करने का जो तरीका है वो ये है कि ये कम से कम शब्द के साथ जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को पकड़ लो। कम से कम इस शब्द के साथ जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को पकड़ लो। अब यहाँ पर कम से कम शब्द है, तो इस संख्या के आगे की ओर जो पूर्णांक संख्या है, मतलब इस संख्या से जो बड़ी पूर्णांक संख्या है वो लिख लो। तो इससे बड़ी पूर्णांक संख्या 2, 3, 4, 5 और आगे ये तो अनंत तक चलती रहेगी। अब ये संख्याएं ज्ञात करने के पश्चात हमें क्या करना है? हमें ये जो शब्द है कम से कम एक, इस पूरी बात को यहाँ से हटा दो और एक एक संख्या को वहाँ पर रखो। तो देखो क्या बनेगा, इस एक को यहाँ पर रखा तो समुच्चय बनेगा उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें एक कोण 60 डिग्री का नहीं है। समुच्चय क्या बना? उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें एक कोण 60 डिग्री का नहीं है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने, एक कोण 60 डिग्री का नहीं है। और 60 डिग्री का नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। दोनों एक ही बात है। फिर अगली ये संख्या रख दी। अब ये संख्या रखो 2, तो 2 रखने पर ये समुच्चय क्या बनेगा? उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें दो कोण 60 डिग्री के नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2 कोण 60 डिग्री के नहीं है। अगली संख्या रखो 3। 3 रखने पर देखो क्या बनेगा? उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें 3 कोण 60 डिग्री के नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3 कोण 60 डिग्री के नहीं है। तो 2 भी रख दिया, 3 भी रख दिया। अब रखो 4। तो 4 रखने पर क्या बनेगा? उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें 4 कोण 60 डिग्री के नहीं है। तो त्रिभुज में तो 4 कोण होते ही नहीं है। तो ये जो 4 और 4 के आगे वाली संख्याएं हैं, इनको यहाँ पर हम रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि त्रिभुज में जो कोणों की संख्या होती है वो अधिकतम कितनी होती है? 3 ही होती है। 4 और 4 के आगे की जो संख्या है वो यहाँ पर नहीं आएगी। तो हम इस जगह केवल ये 3 संख्याएं रख सकते हैं और 3 संख्याएं रखी तो हमारे पास ये 3 समुच्चय आ गए। त्रिभुज में कोणों की संख्या होती है 3। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। 3 में से एक कोण 60 का नहीं है। इन 3 में से एक कोण 60 का नहीं है, तो शेष कितने कोण बच गए? 2। ये 2 कोण कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं। 3 में से 2 कोण 60 के नहीं है। 3 में से कितने कोण? 2 कोण हैं जो 60 के नहीं है। शेष कितने कोण बच गए? 1। ये जो एक कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। 3 कोण है और तीनों के तीनों कोण 60 डिग्री के नहीं है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। और तीनों के तीनों कोण 60 के नहीं है। तीनों के तीनों 60 डिग्री के नहीं हैं। तो शेष कितने कोण बचे? 0। 0 कोण 60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर ये जो बात हमें मिली है, ये कि ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो समुच्चय ए है, यह समुच्चय ए इन 3 समुच्चयों से मिलकर बना हुआ है। ये जो समुच्चय ए है वो कितने समुच्चयों से मिलकर बना हुआ है? इन 3 समुच्चयों से मिलकर बना हुआ है। अब हम सार्वत्रिक समुच्चय यू को असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ते हैं। अब हमारा काम क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय यू को असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ने का। तो सार्वत्रिक समुच्चय यू को जब हम असंयुक्त समुच्चयों में तोड़ते हैं
तो उन असंयुक्त समुच्चयों में एक समुच्चय तो वही उपस्थित होता है जिसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। मतलब ए समुच्चय तो उपस्थित होगा ही होगा, और ए जो समुच्चय है वो इन तीन से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो तीनों के तीनों समुच्चय हैं वो यहाँ पर असंयुक्त समुच्चयों में उपस्थित होने चाहिए। तो इन तीनों ही बातों को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो ये जो यहाँ पर लिखी हुई बात है वो ये बता रही है कि कितने कोण 60 के हैं, कितने कोण 60 के नहीं है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य कोणों की संख्या है जो 60 डिग्री के हैं, एक कोण है जो 60 डिग्री का है, दो कोण है जो 60 डिग्री का है। ऐसा भी तो हो सकता है तीन कोण 60 डिग्री के हों। तो एक स्थिति यहाँ पर जो बनेगी वो ये बन सकती है कि तीन कोण 60 डिग्री के हों। तीन कोण 60 डिग्री के हैं, इसका मतलब ऐसे कोणों की संख्या शून्य है जो 60 डिग्री के नहीं है। ऐसे कोणों की संख्या शून्य है जो 60 डिग्री के नहीं है। तो ये एक स्थिति और बनेगी इसमें। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए डैश। हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश। ए डैश का मतलब यू में से ए को हटाओ। यू में से हमें किसको हटाना है, एक को हटाना है। एक को हटाने से पहले एक बात और बतानी है, वो बात ये है, ये वाली बात देखो दो कोण 60 के हो, किसी त्रिभुज में दो कोण यदि 60 डिग्री के हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो तो 60 के हैं लेकिन एक 60 का नहीं है। ऐसी स्थिति त्रिभुज में नहीं होती। इसका मतलब ये वाला जो समुच्चय है वो बनेगा ही नहीं। तो इसको हटा देंगे दोनों जगह से, इस समुच्चय को हमें हटा देना है क्योंकि इस प्रकार की स्थिति त्रिभुजों में बनती ही नहीं है। ये वाली स्थिति, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण 60 के हैं तो तीसरा अपने आप ही 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए डैश। ए डैश का मतलब यू में से ए को उठाओ। तो ये रहा यू, इस यू में से ए को उठा दो। तो ए के कौन कौन से समुच्चय, एक तो ये वाला समुच्चय है और एक ये समुच्चय। इन समुच्चय को उठाया तो ये समुच्चय बच गया। और वो समुच्चय क्या है कि तीन कोण 60 डिग्री के हों। जिस त्रिभुज में तीन कोण 60 डिग्री के होते हैं उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जब इस यू में से एक को उठाया तो ये समुच्चय शेष रहा, तो यहाँ पर ये समुच्चय आएगा। और वो समुच्चय किसका है, वो समुच्चय है समबाहु त्रिभुजों का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के, और तीन कोण 60 डिग्री के समबाहु त्रिभुज में होते हैं। तो यहाँ पर जो समुच्चय आएगा वो किसका आएगा, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। तो आज की क्लास में इतना ही। शेष जो प्रश्न है वो प्रश्न 1 है और वो प्रश्न वेन आरेख पर आधारित है। तो पहले हम वेन आरेख सीखेंगे, उसके पश्चात उस प्रश्न को हल करेंगे।